करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मैं नमन करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल ट्रस्ट जो बना हुआ है उसके माध्यम से आज ये सेलिब्रेशन 2026 आयोजित किया है, उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। दूसरी बात, मुझे गर्व है जब ये कार्यक्रम प्रथम कार्यक्रम कुंभलगढ़ में हुआ था तो कुछ डॉक्टर साथी डॉक्टर योगेंद्र जी, डॉक्टर अशोक कुलदीप जी, खोलिया जी उस समय एक चिंता व्यक्त कर रहे थे कि क्या हम परिवारों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या महिलाओं को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आज मुझे गर्व हो रहा है और गर्व से कहना पड़ रहा है कि आज की जो पूरी थीम है इन महिलाओं की है, इन बच्चों की है। और 2 दिन से मैं भी देख रहा हूँ घरों के अंदर जो रिहर्सल चल रही है, बाबा साहब को पढ़ा जा रहा है, तैयारी की जा रही है, जैसे बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। तो ये बहुत आनंदित गर्व का विषय है कि हम जिस उद्देश्य को लेके इस ट्रस्ट का निर्माण किया है और इस ट्रस्ट के माध्यम से जो करना चाह रहे हैं वो अभी सफल होता नज़र आ रहा है। दूसरी बात, आज हम राजसमंद में कोई गतिविधियां या बाबा साहब की मिशन की बात करते हैं तो एक सवाल उठता है, लोग चर्चा करते हैं यार वो डॉक्टर्स हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज डॉक्टर्स की और इस ट्रस्ट की एक इमेज बन गई है, यानी राजसमंद और ये ट्रस्ट आपकी गतिविधियां एक समांतरण गति से आगे बढ़ रही है। ये बहुत एक खुशी की बात है और मुझे लगता है कि जो पौधा लगा था कुंभलगढ़ के अंदर ये बड़ा फलीभूत होगा और आगे जाएगा। इसके कुछ लक्ष्य और निर्धारित करेंगे, वो मेरी बात बाद में रखूँगा। आज का जो विषय है, बाबा साहब को हम याद कर रहे हैं, एक शाम बाबा साहब के नाम। इस विषय के ऊपर हमारे बीच में जो कवित्री सुनीता बोध जी हैं, ये उनका विषय है और कुछ देर बाद में वापस आपको कुछ नगमे, कुछ गज़लें और कुछ छंद आपको वापस पेश किया जाएंगे। दूसरा जो विषय है महिला सशक्तिकरण, इसके ऊपर बात रख के जो मेरा विषय दिया गया है कि महिलाओं के कानूनी अधिकार क्या है उस पर आऊँगा। लेकिन साथियों, आज का जो विषय है महिला सशक्तिकरण, ये एक ऐसा शब्द है, ऐसा एक थीम है, ऐसा एक क्या करें, जैसे कई बार होता है ना कि फैशन चल रही है, ये फैशन है, आज की आवश्यकता है महिला सशक्तिकरण। लेकिन हमें आज एक चिंतन के रूप में देखना पड़ेगा कि महिला सशक्तिकरण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों रही है, कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आज हमें ये चीज़ें महसूस करनी पड़ रही है और हमें क्या करनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उसका जो मुख्य थीम है, हमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होके अगर एक महिला अपने आत्म सुरक्षा करते हुए स्वतंत्र रूप से अगर निर्णय लेती है और वो स्वतंत्र के अपना एक डिसीजन ले सकती है, वो महिला सशक्तिकरण है। लेकिन क्या महिला सशक्तिकरण पहले भी था? क्या कारण रहे होंगे कि आज हमें ये महसूस करना पड़ रहा है? जब एक तरफ मनुष्य समृद्धि में ये कहते हैं कि डोज शूद्र पशु और नारी ताड़न के अधिकारी, अभी मैडम बोल रही थी सुनीता जी ताड़न के अधिकारी, वो कह रहे हैं नहीं इनके साथ में ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। आज हम कहते हैं कि महिलाएं सुदृढ़ बननी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, अपने डिसीजन खुद लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कौन से कारण है? क्या महिला सशक्तिकरण की लड़ाई पुरुषों से है? ऐसा नहीं है, पुरुषों से नहीं है। उनकी जो स्वामित्व एक सोच है या समाज के जो ढकोसले हैं या आडंबर है या जो रूढ़िवाद है, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। आप अगर मनुस्मृति की बात कहें तो वो कहें कि नहीं महिलाओं को स्वतंत्र मत छोड़ दो, इनको आज़ाद मत रखो। अगर बचपन में चाहे पिता के अधीन रहे, बाद में पति के अधीन रहे, चाहे फिर बच्चों के अधीन रहे, लेकिन औरत को स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए। और आज हम कहते हैं कि महिलाएं आज़ाद रहे, स्वतंत्र रहे, अपने डिसीजंस खुद लें। तो अभी वक्त बदल गया है, अभी आज की आवश्यकता है महिला सशक्तिकरण और इसके ऊपर महिलाएं सुदृढ़ होनी भी चाहिए, अपने डिसीजन खुद लेनी भी चाहिए और आकाश में अपनी उड़ान भरनी भी चाहिए। बंद कमरों में सुरक्षा नहीं हो सकती है। अगर आप ये कहें कि महिलाएं एक बंद कमरे में बैठ जाएगी, आत्म सुरक्षा करेगी, स्वतंत्र रहेगी, बैठी रहेगी, ऐसा नहीं। आपको बाहर आना पड़ेगा, समाज को और धर्म की जो जंजीरें हैं उनको तोड़ना पड़ेगा और आसमान में अपनी उड़ानें भरनी पड़ेगी, तब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं।
ये लड़ाई पुरुषों से नहीं है। अब दूसरी बात एक देखिए, एक ज्वलंत प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण यानी महिलाएं सशक्त रहे, क्या पुरुष चाहते हैं? क्या महिलाएं चाहती है? मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, एक महिला दूसरी महिला को पसंद नहीं करती, कोई महिला आगे आगे बढ़े महिलाएं नहीं चाहती है, और पुरुष तो चाहता ही नहीं है, तो सशक्तिकरण कैसे होगा? हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें उनको उड़ान देनी पड़ेगी और तब आगे बढ़ेंगे। आज देखिए महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़ रहे हैं, आडंबर भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहे हैं, तो इस सोच को कैसे मिटाएं हम? ये आज का विषय है। हमारे बीच में दूसरी वक्ता जो नमिता सोलंकी है वो छुएगी इस चीज़ों को। लेकिन साथियों, मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मेरा जो विषय है कि इन सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को कौन से अधिकार हैं उनके बारे में आपको अवेयर होना है, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उन अधिकारों के प्रति जागरूक होकर लड़ना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि महिला सशक्तिकरण आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सरकार भी आज कई अभियान चलाती है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था तो वो करें कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सरकार का एक महिला सशक्तिकरण की एक योजना है। एक साथी ने कहा कि नहीं, महिला बेटी बचाने का तात्पर्य ये है कि आने वाले टाइम में बहुएं नहीं मिलेगी, बहुएं नहीं मिलेगी इसलिए बेटी को बचाना है। ये नहीं है, ये सोच हमें अभी आज भी चेंज करनी पड़ेगी। महिलाओं को आज़ादी देनी है, बहुएं तो मिल जाएगी, इनको आप सामाजिक सुरक्षा देनी है, इनको स्वतंत्र रखना है, इनको आज़ादी देके पंख पर उड़ना है, वो सोच है। तो अभी सरकार की जो स्कीमें हैं वो कहीं ना कहीं औपचारिक भी है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो मिशन है, जो महिलाएं बाबा साहब को पढ़ती है, अभी ने छोटे छोटे छंदों के माध्यम से जो संदेश दिया है, हम संविधान को पढ़ें, बाबा साहब को पढ़ें, और उसके माध्यम से हमें समझ में आएगा कि महिला सशक्तिकरण क्या है। सही मूल्य से उस रूप में हम पढ़ें तो हमें महसूस होगा कि महिला सशक्तिकरण क्या है। लेकिन अब ये बात आती है, जो मेरा विषय है, कि महिलाओं के कौन से कानूनी अधिकार है जिनके बारे में महिलाओं को जानकारी होनी चाहिए। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग होनी चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से हर महिलाएं, क्योंकि मैं एडवोकेट हूं और आज कोर्ट के अंदर महिलाएं कितनी लड़ती है, अपना अधिकारों के लिए सचेत होती है, कोर्ट में जाती है, पहले नहीं जाती थी, आज जानती है कि क्या क्या हमारे अधिकार है, क्या मेरे राइट्स है। आज मेंटेनेंस भत्ते के लिए लो, चाहे मैरिज का लो, चाहे मेंटेनेंस का लो, हर तरह से जो महिलाएं आ रही है, आगे बढ़ रही है ना, वो अवेयर है, वो जानती है कि मेरे अधिकार क्या है। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट जो आया है, तो इनके माध्यम से अभी महिलाओं को बहुत सारे कानूनी अधिकारों का पता लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें और लगना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, लड़ना पड़ेगा आपको। सबसे पहले जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं महिलाओं के लिए विशेष रूप से, वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें दिया है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो आप देखिए अनुच्छेद 14 के अंदर इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता होनी चाहिए। पहले समानता नहीं थी, औरत को कहाँ क्या स्थान था और पुरुष का क्या स्थान था, लेकिन बाबा साहब ने आर्टिकल 14 जो मूलभूत अधिकार है उसमें कहा नहीं, इक्वल, बराबर। तो पहला राइट्स तो महिलाओं के लिए या सबके लिए कहें, बाबा साहब ने अनुच्छेद 14 के अंदर इक्वलिटी की बात करके समानता की बात की है। कल बात चल रही थी समरसता की बात, समरसता नहीं, समानता चाहिए। समरसता एक ढकोसला है, एक धोखा है, आप इस शब्द में मत जाइए। आपको किन चीज़ों को बरकरार रखते हुए किन चीज़ों को अपनाना है, समरसता है। लेकिन बाबा साहब ने समरसता की बात नहीं की, समानता की बात की। तो अनुच्छेद 14 के अंदर बाबा साहब ने महिलाओं के लिए समानता की बात की। दूसरी बात, अनुच्छेद 15 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लैंगिक विभेद कि भाई नहीं, लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर एकदम प्रोवाइड कर किया था, मना कर दिया कि आप नहीं, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं कर सकते कि भाई इसका रोजगार का अवसर क्या होगा, इसकी तनख्वाह क्या होगी, इसका वेतन क्या रहेगा। नहीं, उन्होंने कहा लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। तो इस तरह से संविधान के अनुच्छेद 15 के अंदर लिंग भेद को जो है वो प्रोवाइड किया है, मना किया है, उस पर निषेध लगाया है। उसके बाद में आप देखिए अनुच्छेद 14, 15, उसके बाद में आप 21 में, 19 में, इनके अंदर भी आपको बहुत सारे कानूनी अधिकार जो आपको दिए हैं। इसके अंदर 16 के अंदर महिलाओं को रोजगार का अधिकार,
पहले महिलाएं काम नहीं कर सकती थी या उनका वेतन बराबर नहीं होता था, लेकिन अनुच्छेद जो 16 है उसमें कहा कि अगर कोई रिक्रूटमेंट निकलता है, कोई वैकेंसी निकलती है, उसके अंदर महिला की क्वालिफिकेशन अगर वही है और पुरुष की भी वही है तो दोनों को समान अवसर मिलेगा। जो अपॉर्चुनिटी दी गई है एम्प्लॉयमेंट की वो अनुच्छेद 16 के अंदर दी गई है। इसके माध्यम से बहुत सारे अधिकार तो हमें बाबा साहब ने संविधान के अंदर डाल दिया, लेकिन फिर आवश्यकता बढ़ती गई और अत्याचार बढ़ते रहे तो अलग अलग एक्ट्स भी बढ़ते गए, आवश्यकता बढ़ती गई। सबसे महत्वपूर्ण जो एक्ट आया वो आया अपने इसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के अंदर। ये आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा। वो सिर्फ महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे आप मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, किसी तरह से अगर महिला को अब्यूज़ किया जाता है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी कि साहब मुझे रिलीफ दी जाए, मेरे घरेलू अत्याचार हुआ है मेरे ऊपर। और आज हर महिलाएं अपने हक के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट आया है उसके ऊपर हर तरह से महिलाएं अप्रोच कर रही है, रिलीफ मांग रही है। अगर सेपरेट रह रही है तो एक होने के लिए बात कर रही है, सेपरेट नहीं है मेंटेनेंस की बात कर रही है, अपने हक की बात कर रही है, एल्यूमिनी की बात कर रही है। ये सारी चीज़ें आपको जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005, लेकिन इस एक्ट की खासियत क्या है, सिर्फ महिलाओं के लिए। तो ये आज अलग से एक एक्ट है, अलग से कानून है, अलग से उसके कोर्ट है, अलग से प्रोसीडिंग है। डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट हथियार है और हर महिलाओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए जो अपना वर्क प्लेस है जहाँ अपन काम करते हैं वहाँ महिलाओं पर सेक्सुअल हरासमेंट बहुत होता था, महिलाओं पर काम करना मुश्किल हो जाता था। उसके लिए फिर गवर्नमेंट को एक एक्ट बनाना पड़ा 2013 के अंदर कि अगर कोई भी आदमी, कोई महिला काम कर रही है, रोज़गार कर रही है, ऑफिस में काम कर रही है, अपने एम्प्लॉयमेंट के अंदर है और वहाँ उसको किसी तरह का हरासमेंट किया जाता है तो उसके लिए उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, उस पर उसके प्रमोशन रोक दिए जाएंगे, इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और बहुत सारी पनिशमेंट भी है। ये तो डिपार्टमेंटली है। अगर वो 354 में अगर आपके उसमें जाती है, लज्जा भंग में जाती है तो आईपीसी का प्रावधान अलग है, लेकिन एक जगह काम करते हैं तो पुरुष और महिलाएं, और महिला के साथ में अगर हरासमेंट हो रहा है तो उस महिला को अपना विरोध करना चाहिए, महिला को जागरूक होना चाहिए और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सहन करते रहें आप। कई बार और महिलाएं हैं वो सहन कर लेती है डिपार्टमेंट्स के अंदर। अब आपको डिपार्टमेंट्स में किसी भी तरह का अब्यूज़ है, किसी भी तरह का हरासमेंट है तो आपको उसको सहन नहीं करना है। ये एक्ट 2013 में बन गया था। दूसरी बात, तीसरा जो एक्ट है इक्वल रेम्यूनरेशन, यानी अब कोई भी महिला है उसको काम करेगी तो बराबर वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसे पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी, महिलाओं का अलग वेतन, पुरुषों का अलग वेतन, ऐसा नहीं है। अब जो एक्ट 1976 में बना है उसमें इक्वल रेम्यूनरेशन की बात की है, यानी कोई भी अगर कोई भी काम करेगा, चाहे फैक्ट्री में करे, चाहे डिपार्टमेंट में करे, चाहे कहीं भी नौकरी करे, आपको समान वेतन मिलेगा। ये महिलाओं के लिए एक अलग से एक्ट दिया गया है। उसके बाद में देखिए प्रोहिबिशन ऑफ द डोवरी, जो डोवरी वाला है दहेज का जो निषेध किया गया है दहेज को, उसके लिए भी एक्ट 1961 में बन गया है। उसमें चाहे शादी से पहले किसी तरह की डिमांड हो, शादी के बाद में किसी भी तरह की डिमांड हो, वो चाहे वैल्यूएबल असेट्स की हो, चाहे दहेज की हो, चाहे आइटम के लिए हो, चाहे किसी भी तरह की हो, उसके लिए अगर वो कोई चीज़ मांगता है शादी से पहले या बाद में, किसी भी तरह की डिमांड होती है तो आप उसके लिए अपने लीगल रेमेडी है। और इस एक्ट में आप डोवरी एक्ट के अंदर आप अपनी महिलाएं अपना अधिकार के लिए लड़ सकती है कि साहब मुझे क्यों, आज कई परिवारों में ऐसा होता है कि दहेज की डिमांड इतनी होती है कि शादी करना मुश्किल हो जाता है, तो शादी से पहले और शादी के बाद में किसी भी तरह का दहेज की मांग की जाती है। आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहे, कोर्ट के अंदर दरवाज़ा खड़खड़ाए, क्योंकि बहुत सारे परिवार के अंदर इतने दुखी हो जाते हैं कि साहब क्या करें, बेटी बहुत परेशान रहती है, शादी कैसे करेंगे। आज आपको ऐसे एक्ट है, ऐसे कानूनी अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और आपको आवाज़ अपनी उठानी चाहिए। इसके अंदर डोवरी के लिए 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, तो इसका भी ध्यान रखें। दूसरी बात, अभी जो हिंदू कोड बिल की बात की है, महिलाओं के जितने अधिकार मिले हैं, जैसे अभी सुनीता जी बता रही थी, हिंदू कोड बिल आया 1955 में, क्योंकि आपको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब कानून मंत्री थे
और अगर ये बिल पास नहीं हुआ था उस समय उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सिर्फ किसके लिए? महिलाओं के अधिकारों के लिए। और आज अगर महिलाएं बाबा साहब को नहीं मानती है तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है, क्योंकि ये जितने अधिकार महिलाओं को मिले हैं, जैसे आज पढ़ाई का है, हर तरह से जो भी है, ये सब बाबा साहब ने दिलाया। लेकिन विशेष अधिकार जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से मिला है, हिंदू कोड बिल के अंदर मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, पहला एक्ट आता है उसमें मैरिज एक्ट। आपको किसी भी लेडी की शादी के लिए आप दबाव नहीं डाल सकते, किसी भी लड़के पर आप दबाव नहीं डालते कि आप शादी करें या इस उम्र में करें। शादी के लिए एक उम्र तय कर दी गई है, शादी के लिए आप स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, समाज में शादी कैसे करनी है, कहाँ करनी है, ये लड़के का अधिकार है। आपके समाज में और पंच बच्चों का जो पटेल होते हैं उनका अधिकार नहीं है कि शादी तय कर दी। लड़की की जो फ्री कंसेंट चाहिए, सहमति चाहिए, लड़की शादी के लिए तैयार है या नहीं है, तो अभी आपको मैरिज का पूरे राइट्स दिए गए हैं। दूसरी बात, मैरिज एक्ट के अंदर फिर आपका जो आता है डाइवर्स के लिए, इसके लिए 13 जो सेक्शन 13A है, 13B है। पहले ऐसा नहीं कि आप झेलते रहो, अत्याचार सहन करते रहो, अब आपके पास अधिकार है, आपके पास कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं और चाहे म्यूचुअल हो, चाहे ग्राउंड्स के माध्यम से हो, किसी तरह से आप तलाक के लिए अपना तलाक ले सकते हैं और अपना जो आगे की ज़िंदगी है वो तय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी आप घरेलू हिंसा सहन करेंगे, पति के अत्याचार सहन करेंगे और आप एक बंधन के अंदर हमेशा बंधते रहेंगे। ये हिंदू कोड बिल के माध्यम से आपको तलाक के अधिकार दिए हैं, शादी के अधिकार दिए हैं, भरण पोषण जो मेंटेनेंस होता है इसके लिए आपको अधिकार दिए हैं। अगर कोई भी महिला 1 साल से अलग रहती है, चाहे वो तलाक हुआ या नहीं हुआ, 1 साल से अलग रहती है तो उसके राइट्स बन जाते हैं कि वो अपने पति से भरण पोषण भत्ता लें। और आजकल तो कई ऐसे हैं कि जो दूसरे फैमिली मेम्बर से भी डिमांड करते हैं, लेकिन आपको भरण पोषण का जो अधिकार है, चाहे वो इंटरिम हो चाहे परमानेंट हो, महिलाओं को एक बेनिफिट, क्योंकि वो अपना गुजारा कैसे करेगी, तो अपने पति से भरण पोषण मांगने का अधिकार है। महत्वपूर्ण बात है, अभी जो अडोप्शन की है, हिंदू जो मैरिज एक्ट है, जो हिंदू कानून जो अधिनियम है 1955 का, उसमें एक दत्तक का भी होता है। पहले कोई महिला किसी को गोद नहीं ले सकते थे, पहले सिर्फ पति की सहमति चाहिए थी कि भाई पति होगा और पत्नी होगी तो ही किसी को गोद ले सकते हैं। अभी आपने सोशल मीडिया में पढ़ा होगा, जो फिल्म जो हीरोइन है सुष्मिता सेन, जो अनमेरिड है और उसने बच्ची को गोद लिया है, तो ये जो इस हिंदू कोड बिल के माध्यम से है, क्योंकि पति नहीं होगा, उसकी कंसेंट बिना फिर भी आप गोद ले सकते हैं, तो आपको अडोप्शन का जो अधिकार दिया है वो भी हिंदू कोड बिल का एक माध्यम है। बहुत सारे आपको राइट दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है वो सक्सेशन का है, उत्तराधिकार। अभी 2005 में उत्तराधिकार संशोधन के अंदर अमेंडमेंट किए गए हैं। आप लोग सब जानते होंगे, आज कोई भी ज़मीन होती है पिताजी के नाम से होती है, उसका जब नामांतरण खुलता है, म्यूटेशन खुलता है, तो बेटी का नाम आता ही आता है। तो बेटी को जो अधिकार दिए हैं कि बेटी मांगे या नहीं मांगे, 2005 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर पिताजी की जो संपत्ति है उसमें महिलाओं के राइट्स ऑटोमेटिक आएंगे। पहले यह था कि अगर वो डिमांड करे या नहीं करे, लेकिन अभी ऑटोमेटिक आपकी, जैसे कोई पिताजी की ज़मीन है और 2005 के बाद में तो ऑटोमेटिक बेटी के नाम से आएगी, चाहे वो उसके बाद में चाहे वो उसको रिलीज़ करे, चाहे वो गिफ्ट डीड करे, चाहे अपना हक त्याग करे, कुछ भी करे, लेकिन अभी महिलाओं को ऑटोमेटिक आपको अधिकार दे रहे हैं। ये सब इस कानून के माध्यम से बाबा साहब के जो संवैधानिक अधिकार है उसके माध्यम से दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से महिलाओं को आजकल बहुत राइट्स मिल जाते हैं। अभी जो बात चल रही थी कि महिलाओं को और मैटरनिटी लीव है, अभी जैसे मातृत्व लाभ है, आपको 26 सप्ताह वेतन भी देना है। आपको ऐसा नहीं कि बिना वेतन के आपको रहना पड़ेगा, आपको वेतन भी देना पड़ेगा और उसके बाद में अपनी मैटरनिटी लीव भी ले सकती हैं। उसके बाद में कई ऐसे राइट है, जैसे सती प्रथा है। हमारे बीच में दोराला जी के डॉक्टर साहब हैं, 1987 का जो कांड हुआ था दोराला कांड, उसके बाद में सती प्रथा के बाद में एक्ट बन गया और आज किसी भी महिला को सती होने की आवश्यकता नहीं है। सती जात थी, उसकी डिमांड भी बंद कर दी है, उसकी पूजा बंद कर दी है, उनके देवरे बंद कर दिए हैं, उनके मंदिर बंद कर दिए हैं, वहाँ पूजा अर्चना नहीं होती है। और कोर्ट के अंदर एक स्पेशल कोर्ट खोल दिया गया है, सती निषेध कार्यालय न्यायालय। हालांकि अब सतियाँ नहीं होती है, लेकिन आज भी गवर्नमेंट का आदेश है कि हर कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर सती का जो उन्मूलन है, सती पर जो निषेध है, उसके लिए कोर्ट बना दिया जाए। आज एक कोर्ट बना हुआ है। हालांकि 1987 का जो ये लास्ट सती हुई थी
उसके बाद में सती नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, कभी सती का ऐसा बात हो तो स्पेशल एक कोर्ट बना दिया गया है सती के लिए, वो सब कोर्ट के अंदर मान्य है। दूसरी बात, महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सलाह। कई बार कहती है महिलाएं मैं तो वकील करूंगी, वकील के लिए पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एक नालसा करके एक संगठन बना दिया। हर कोर्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई भी महिला अपने कानूनी अधिकार के लिए मुफ्त कानूनी सलाह लेगी, फ्री में वकील करेगी और अपना लड़ाई खुद लड़ेगी, अपना केस खुद लड़ेगी। ये लोगों को जानकारी नहीं है। संविधान के अंदर और कानून के अंदर महिलाओं के लिए आपको फ्री लीगल एड दिया जा रहा है। नालसा एक संस्था है। तो ये सारे महिलाओं के अधिकार हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, पति तो मेंटेनेंस बाद में देगा, लेकिन मैं मेरी लड़ाई कैसे लड़ूँ। तो ये बहुत सारे जो लीगल राइट्स है, जैसे आपको पता है कि जैसे संविधान के अंदर जो एक एक्ट है उसमें ये लिखा है कि भाई रात को 6 बजे के बाद में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते और सुबह 6 बजे से पहले नहीं कर सकते। यानी सूर्यास्त और सूर्य उदय से पहले किसी महिला को विशेष परिस्थिति के अंदर छोड़ के उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो कानून है, जो प्रिविलेज है महिलाओं के लिए, विशेष रूप से ऐसे कानून बने हैं। आज 0 FIR अभी लेटेस्ट कभी हुई है कि कई महिला कहेगी साहब वो तो जुल्म तो बहुत दूर हुआ है, वो कहते हैं थाने वाला के साहब नहीं, मेरा तो कार्यक्षेत्र नहीं बनता है, मेरा जुडिक्शन नहीं बनता है, तो 0 FIR लागू कर दिया। आप किसी भी थाने में जाके अगर उदयपुर में कोई घटना घटी है, राजसमंद में जाके कहते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था उदयपुर में, तो ये नहीं कह सकते कि आप उदयपुर जाइए। आपको 0 FIR में एक बार FIR महिला की दर्ज करनी पड़ेगी, उसके बाद में कंसर्न जो थाना है वहाँ भेज दी जाए। तो इन चीज़ों को महिलाओं को इनको जानकारी होनी चाहिए। जैसे पोक्सो कोर्ट है, लैंगिक हमला है, असाल्टमेंट जो सेक्सुअल असाल्टमेंट है, इन चीज़ों को इतना वाइड कर दिया गया है कि आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। पहले सिर्फ ये था कि नहीं साहब वो 376 है, 377, ऐसा नहीं है। आपके साथ में गलत देखना, आपका पीछा करना, आपको कोई चित्र दिखाना, बहुत सारी चीज़ें कानून में महिलाओं के लिए इतना वाइड कर दिया है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसको बहुत वाइड करके महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो हमें इन कानूनी अधिकारियों को, महिलाओं का जानकारी होनी चाहिए कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो हमें जानकारी होनी चाहिए, लड़ना चाहिए और बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि औरत को सहन नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सारे कानून का बाबा साहब ने बहुत बड़ा हथियार दिया है। इस कानून के माध्यम से आप अपनी लड़ाई लेकिन उसके लिए मजबूत होना पड़ेगा, चाहे समाज हो चाहे परिवार हो, आपको आगे आना पड़ेगा। अब इस महिला सशक्तिकरण के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि हमें भी भूमिका निभानी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये गवर्नमेंट का अभियान है, उसको इन्होंने चालू किया। उसके बाद में देखिए सुकन्या समृद्धि योजना कि नहीं बेटी के नाम से 21 साल का एक FD तैयार कर लो, ब्याज अच्छा देंगे, जब बेटी बड़ी हो जाएगी उस समय उसका एक साथ मुफ्त आ जाएगा पैसा और शादी हो जाएगी। तो अभी जो बचत योजना है उसमें स्पेशल पैकेज दिया जाता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए कौशल विकास, यानी वो करें छोटे मोटे हुनर सीखिए आप। ये भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि हुनरवान बनिए, स्किल्ड होइए, और आज गवर्नमेंट भी कहती है और आज की आवश्यकता भी है। और अपना जो ट्रस्ट है उसमें भी मैं निवेदन करूंगा कि हमें इसको शिक्षा से जोड़ा जाएगा, तब इसमें स्किल्ड का जो एक मुद्दा ज़रूर रखा जाएगा कि लोग अपना रोजगार प्राप्त करें। तो अभी गवर्नमेंट भी महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। लखपति दीदी योजना का आपने पढ़ा होगा, गवर्नमेंट की योजना है, सिर्फ महिलाओं के लिए है कि आप अपना बिजनेस कीजिए, 50 लाख रुपए तक का लोन लीजिए और इस तरह से आप अपना पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन रही है। क्यों महिला सशक्तिकरण में आपको आत्मनिर्भर बनना है। आप अपने पैरों पर खड़े रहेंगे तो आप किसी के अधीन नहीं रहोगे, किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, तो आप अपने पैरों पर खड़े होइए। जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है गवर्नमेंट ने चलाई है कि नहीं आप अपने पैरों पर खड़े होके, और उसके अंदर आप जो MSME है उसके अंदर सारे बैंक लोन दे रहे हैं कि महिला एंटरप्रेन्योर है तो आप उसके लोन के लिए प्राथमिकता दी जाती है, कंसेशन होता है, गारंटी नहीं ली जाती है। तो हमें इस तरह की जो जानकारी है महिलाओं के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, महिलाओं के लिए कानून में कौन से अधिकार हैं, सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है, इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, पढ़ना है, जानना है। और आज जो भी संपन्नता आ रही है, जो कुछ प्रोग्रेस है, ये सब बाबा साहब की देन है। इसलिए बाबा साहब का जो दर्शन है, बाबा साहब का लिटरेचर है, बाबा साहब की थीम है, उस पर हम चलें और आगे बढ़ें। ये मेरा एक इसके ऊपर छोटा सा आपको एक संबोधन रहेगा। दूसरी बात, हमारा जो ट्रस्ट है उसके लिए मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल कहें या प्रेरणा कहें, मैंने एक फाउंडर के रूप में नालंदा फाउंडेशन एक जयपुर के अंदर एक संस्थान बनाई थी। क्योंकि हमें पता है कि 28-30 साल से काम कर रहे हैं,
लेकिन काम क्या है, क्रिएटिव होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मानवता 4 विषय लिए मैंने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मानवता। तो मैं ट्रस्ट के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे सब्जेक्ट है, शिक्षा के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा बाबा साहब का दिया हुआ एक मंत्र है, और शिक्षा के माध्यम से हमें जो हमारी जागृति आएगी। तो आप शिक्षा के विषय को लो, लाइब्रेरी वगैरह का गठन करें, वहाँ बुक्स वगैरह रखें। घर पे हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन ऐसा एक सेंटर डेवलप करें जो बाबा साहब का साहित्य भी हो, बाबा साहब पर चाहे शोध करें, और या बाबा साहब के एक किताबों के रूप में हम वहाँ बैठें। तो शिक्षा का वो हम आगे रखें, एक ये आपको थीम रखनी चाहिए ट्रस्ट के अंदर। दूसरी बात, जो स्वास्थ्य है आज ज़रूरी है। आप बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य, हर आदमी जब स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, फिजिकल आप फिट रहेंगे, तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। और उसमें आप समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप 365 दिन में 364 दिन आप प्रोफेशनल के रूप में काम करो, लेकिन 2 दिन कम से कम, जैसे बाबा साहब का जयंती है और बाबा साहब का जो परिनिर्वाण है, उस दिन आप जैसे कि साहब हम अपनी फीस नहीं लेंगे, हम राय देंगे आपको। अब वो इलाज के लिए आता है या सर्जरी कराता है या और कुछ करता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कंसल्टेंसी है वो आप फ्री कर सकते हैं। तो 365 दिन में से 2 दिन आप, मेरे हिसाब से एक सजेशन है मेरा कि 2 दिन ये सारे डॉक्टर्स हैं वो इसके अंदर फ्री कंसल्टेंसी रखिए। जैसे मैं एक एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं मेरे संस्थान में शनिवार को बैठता हूँ और एक बोर्ड लगा रखा है, निःशुल्क कानूनी सलाह, कोई भी आए मैं फीस नहीं लूँगा और फ्री कानूनी सलाह है, महीने में 4 बार। तो आप भी सब साल के अंदर कम से कम 2 दिन है वो फ्री कंसल्टेंसी का एक जो थीम है उसको लिया जाए। शिक्षा लाइब्रेरी का जो मैंने निवेदन किया है वो रखें। और दूसरी बात जो रोजगार का है, क्योंकि हमें अभी शिक्षा क्या एकेडमिक नहीं चाहिए, एकेडमिक शिक्षा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। आज कोई अगर प्लम्बर बनता है, इलेक्ट्रिशियन बनता है या कारपेंटर बनता है या कोई काम सीख जाता है, आप देखिए उनकी डिमांड कितनी है। तो आप उनको ऐसी स्किल्ड शिक्षा दें कि साहब ये आपकी स्किल्ड है, तो आप स्किल्ड के माध्यम से चाहे कोई कैंप लगाएं या उनको कहेंगे साहब आज हम आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काम सिखा रहे हैं, अपना आधा काम उनके लिए काम आएगा। तो ऐसे कोई सेमिनार या वर्कशॉप वगैरह लगा सकते हैं साल में एक बार। तो उसे ये रहेगा यार डॉक्टर्स को चाहे वो क्रिएटिव काम कर रहे हैं, कुछ रचनात्मक काम कर रहे हैं, सिर्फ जयपुर से रघुनाथ बौद्ध जी को भाषण के लिए नहीं बुला रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और आज ये एक बहुत लोग सोचने तो लग गए यार डॉक्टर जो राजसमंद के डॉक्टर है कुछ कर रहे हैं यार, ये कुछ कर रहे हैं, हमें भी शामिल कर लो। जैसे कल बता रहे थे कि भाई कई करेंगे यार डॉक्टर साहब हमें भी शामिल कर लो, आप उनको शामिल करो। लेकिन के साहब देखो बाबा साहब पहले होंगे, बाबा साहब का थीम पहले होगा, संविधान पहले होगा, उनकी शिक्षाएं पहले होगी, फिर आप चाहे जुड़ो हम आपको साथ ले लेंगे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और तीसरा मानवता, हम इक्वलिटी की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, एक दूसरे का शोषण नहीं हो, उसमें करुणा हो, दया हो, ये सब भाव हमें बाबा साहब के मिशन से मिलता है। तो मैं इस थीम पर चारों पर काम करता हूँ और मैं 4 साल तक नालंदा फाउंडेशन को किराए पर चलाया। आज खुद मैंने लगभग 80 लाख रुपए लगा के वहाँ बच्चे निःशुल्क क्लासें लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए कहीं भी जाते हैं तो उनको 1000 रुपये बच्चों को देनी पड़ती है। मेरी तरफ से वहाँ फ्री सेल्फ स्टडी करते हैं। 4000 किताबें पढ़ी है, कुछ किताबें घरों में डंप पड़ी थी, मैंने निवेदन किया भाई सारी किताबें हैं आप दान दे दो। ऐसे करते करते 4000 किताबें होगी। आपको किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका संस्थान होगा तो आप किताबें खरीद के नहीं, उसमें लोग डोनेट कर देंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। लोगों में भावनाएं हैं। बाबा साहब का जो सोशल ऑब्लिगेशन है वो चाहे पैसे के माध्यम से हो, समय के माध्यम से हो, बुक्स के माध्यम से हो, ज्ञान के माध्यम से हो, लोग जरूर उपकार उतारेंगे। अगर सच्चा बाबा साहब को मानता है तो आप इस थीम पर भी कार्य करें। मैं जैसे बाहर से जो बच्चे आते हैं, जैसे जयपुर में सेंटर होता है, उनका रुकने की जगह नहीं होती, मैंने नालंदा फाउंडेशन में 2 कमरे बना रखे हैं। कहीं भी राजस्थान से, राजसमंद से हो, उदयपुर से हो, कोई भी बच्चा है उसका सेंटर हो, कोई भी फैमिली आए उदयपुर आए, 1 या 2 दिन के लिए रुकना हो, तो इस तरह से एक संस्थान बना के एक क्रिएटिव वर्क किया है। और मैं चाहता हूँ कि राजसमंद के अंदर भी इस तरह का एक सहयोग हो। आपके लिए बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ डॉक्टर्स भी सक्षम है और ज़्यादा लोग सक्षम और भी हैं, तो इस माध्यम से कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। जैसे हमारे लिए जयपुर में 5000 से लेकर लाख रुपए इकट्ठा करके 80 लाख रुपए मैंने इकट्ठे किए हैं और बड़ी मुश्किल से किया है। फिर भी कुछ लोग अभी तक थोड़ा सा काम पेंडिंग पड़ा है। और अगर इसमें भी मैं आपको अपील करूंगा कि कोई साथी अगर जुड़े हुए हैं
तो आप नालंदा फाउंडेशन का जो स्कैनर है वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप अपना उसमें भी अपना दान दीजिए स्वतंत्र मन से। ऐसा नहीं कि मैंने आकर अपील कर दी। एक क्रिएटिव वर्क हो, यहाँ भी राजसमंद में कोई वर्क होगा तो उसमें सबको कार्य करना चाहिए, बाहर वालों को भी करना चाहिए, लेकिन काम होना चाहिए। तो मेरा ये एक निवेदन है और मैं चाहता हूँ कि ये ट्रस्ट अपने आप में एक पहचान बने। जो शुरुआत हुई थी उसको और आगे बढ़ाएं, और थोड़ा सा समय तो दे ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं। बाबा साहब के माध्यम से अच्छे से बंगलों में रह रहे हैं, गाड़ी घोड़ों में अपने चलाते हैं, तो थोड़ा सा समय देख के थोड़ा सा सोशल ओब्लिगेशन जैसे होता है ना, जैसे पिछली बार मैंने कहा था, सबका अपना अपना कर्ज होता है, माँ बाप का कर्ज होता है, अपने पड़ोसी का कर्ज होता है, किसी महापुरुष का कर्ज होता है। तो हमारे बाबा साहब का एक ऋण है, हमें किसी न किसी रूप में उसको उतारना चाहिए। अगर सक्षम है तो दान देना चाहिए, समय देना चाहिए। आज डॉक्टर योगेंद्र जी देखो, मुझे पता है आज 4-5 दिन से ऐसे लगे हुए हैं, संपर्क कर रहे हैं, बच्चों को तैयारी कर रहे हैं। कहीं से मैंने पूछा कि ये भाषण किसने लगा, यार योगेंद्र जी ने दिया है मैंने। और परिवार, उनकी माताएं इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। तो हम चाहते हैं यही है। अभी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी मैंने बाबा साहब पे और बुद्ध के ऊपर 2 क्वेश्चन पेपर लिए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। तो लोगों ने नेट पर ढूंढना चालू किया, बाबा साहब की बुआ का क्या नाम था, मीरा था या और कोई था, ये था। यानी इस तरह से अगर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी पैदा कर दो आप, जैसे अभी आपने क्यूरियोसिटी पैदा की है, इन बच्चों के अंदर जय भीम बोलना, धीरे धीरे पढ़ना, शिक्षा के बारे में जानकारी देना, बाबा साहब के जीवन पर एक इस तरह से पढ़ते थे, इस तरह से संघर्ष किया, ये क्यूरियोसिटी है। आप एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दीजिए, उसके बाद में ये एक तरह का एक बाबा साहब को पढ़ते जाएंगे तो उनको ऐसा लगता है और पढ़ें आगे जाके, और पढ़ें और। तो ये क्या है, ये भी एक बाबा साहब का सही समझा जाए तो ये स्लो नशा है एक तरह का, जो मिशनरी साथी है, जैसे मैं 28 साल से काम कर रहा हूँ। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभाएं, सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाएं, आपका प्रोफेशन है वो भी निभाएं, और कुछ समय निकाल के हम बाबा साहब का थोड़ा सा ऋण उतारें, तो हम जरूर सफलता की ओर बढ़ेंगे। और इस तरह के जो आयोजन है होते रहेंगे। जैसे आज महिला सशक्तिकरण का है, महिलाएं देखो, बच्चों के अंदर महिलाएं विशेष रूप से, मैं तो एक अपवाद हूँ, वक्ता के रूप में ले लिया मेरे को, बाकी महिलाएं देखो, स्वागत भाषण महिला का, वक्ता महिला, आज हमारे गेस्ट महिला हैं, और इनका एंकरिंग भी महिला हैं। तो मुझे तो अपवाद के रूप में बोल रहा हूँ, मुझे तो माफ़ करना, लेकिन इस तरह की थीम दी जाए और महिलाओं को आगे लाते रहें, और इनको ही अग्रणी रखो आप। तो यही आपके आगे आएगी तो परिवार अच्छा चलेगा और समाज भी आगे बढ़ेगा, और रूढ़िवाद और पाखंड से आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटी सी बात हो क्या, मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। कई बार क्या होता है, सिर्फ पुरुष काम करते हैं और फील्ड के अंदर बाबा साहब के मिशन का काम करते हैं, और महिलाएं घर में होती है। एक बाबा जी आता है और वो कथा सुना के चला जाता है, और कथा के अंदर या तो वो अपनी महिला को कहता है कि भाई महिला 2 चीज़ से डरती है, एक तो पिता अपने पति से और एक अपने पुत्र से। और कथा के अंदर क्या होता है कि तेरा पुत्र के साथ में ऐसा हो जाएगा और तेरे पति के साथ में ऐसा हो जाएगा, नहीं तो ऐसा काम कर। तो महिलाएं उस आडंबर के चक्कर में, पति तो है वो मिशन में काम करता है और महिलाएं बाबा के चक्कर में लग जाती है। तो इसलिए महिलाओं को पीछे नहीं रखें, महिलाओं को आगे रखें, और किसी मौका मत दे किसी बाबा के पास चले जाए। आप उनको आगे रखें, चाहे बाबा के पास जाएंगे तो हम भी चलेंगे, सिर्फ महिलाओं को बाबा के पास मत भेजिए। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारा जो ये ट्रस्ट है वो आगे बढ़े, प्रगति करे, मुझे बहुत खुशी होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगी हौसला उम्र भर, मैंने ये खुद से वादा किया है। इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ हमारे नन्हे परफॉर्मर्स को कि वो मंच पर आएं और अपनी प्यारी सी कविताएं सुनाएं। सबसे पहले मैं बुलाती हूँ विविकता कुलदीप को कि वो आएं। नमस्ते, मेरा नाम विविकता है। आज मैं बाबा साहब पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कुछ लिखूँ तो कम पड़ जाते हैं शब्द, वो बाबा साहब हस्ती है महान, जिसकी कलम की ताकत देखकर नतमस्तक है सारा जहां। बहुत मुसीबतें देखी जिसने और झेले हैं लाखों अपान, फिर भी अनवरत चलता रहा अपने कर्म पथ पर वो इंसान। हर इंसान को मिले समान, रचित किया है ग्रंथ संविधान, जिस पर टिक कर खड़ा हुआ है सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान। धन्यवाद। जय भीम। वस्तु सामरिया है। मैं भीमराव अंबेडकर पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ।
भीमराव थे बहुत महान, सबको देते थे सम्मान, कभी नहीं मानी हार, किया देश को बहुत प्यार। पढ़ लिख कर बने महान, बनाया भारत का संविधान, सबको दी बराबरी की बात, मिटाई ऊंच नीच की बात। हम सब उनको करते प्रणाम, भीमराव को बार बार सलाम। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम समत सौर्य है। मैं आपको भीमराव जी पर एक कविता सुनाने वाला हूँ। जहाँ इंसान में भेद है, उन किताबों का नाम वेद है। जहाँ इंसान में भेद है, उन किताबों का नाम वेद है। जहाँ हर इंसान सम्मान है, उन किताबों का नाम संविधान, उन ग्रंथ का नाम संविधान है। धन्यवाद। जय भीम। सभी बच्चों ने इतनी प्यारी प्यारी कविताएं सुनाई। आप सभी से अनुरोध है कि तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाएं। दिया ना खुदा ने जो एक इंसान दे गया, मुस्कुराहट का वो अपनी बलिदान दे गया। काल को दे दी कुर्बानी अपने लाल की, बदले में हमें खुशियों का वरदान दे गया। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे महिला ग्रुप 1 को, जिसमें कृष्णा जी, पुष्पा जी और मीना जी को, कि वो मंच पर आए और मधुर गीत प्रस्तुत करें। हो गया उठो जागो सवेरा, हो गया मेरे भारत का संविधान, लिख दिया बाबा भीम ने मेरे भारत का संविधान, लिख दिया बाबा भीम ने। उठो जागो सवेरा हो गया, अब ऊंच नीच कोई ना रहा, अब ऊंच नीच कोई ना रहा, अब ऊंच नीच कोई ना रहा, अब ऊंच नीच कोई ना रहा। हर मानव एक समान कर दिया बाबा भीम ने, हर मानव एक समान कर दिया बाबा भीम ने। उठो जागो सवेरा हो गया, मेरे देश को खुशहाली मिली, मेरे देश को खुशहाली मिली, मेरे देश को खुशहाली मिली, मेरे देश को खुशहाली मिली। और गांधी को जीवन दान दे दिया बाबा भीम ने, और गांधी को जीवन दान दे दिया बाबा भीम ने। उठो जागो सवेरा हो गया, हमें पंचशील बतला दिया, हमें पंचशील बतला दिया, हमें पंचशील बतला दिया, हमें पंचशील बतला दिया। और बोध धम्म का ज्ञान दे दिया बाबा भीम ने, और बोध धम्म का ज्ञान दे दिया बाबा भीम ने। उठो जागो सवेरा हो गया, उठो जागो सवेरा हो गया, मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने, मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। जय भीम। बहुत ही मधुर गीत महिला ग्रुप 1 ने प्रस्तुत किया। इसी क्रम में मैं महिला ग्रुप 2 को बुलाना चाहूंगी कि एक और मधुर भीम गीत प्रस्तुत करें। संविधान
किसी ने नहीं है पाई, दुनिया करे सलामी। भारत की शान है तू, संविधान लिखने वाले, कितना महान है तू, कितनी करे बढ़ाई, दलितों की जान है तू, संविधान लिखने वाले। बहुत सुंदर गीत हमारी महिला शक्ति ने प्रस्तुत किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाओं के शहर में वो खुदा से ज़्यादा दे गया, औरत को पिछड़ों को जीने का इरादा दे गया। ये ब्रह्मास्त्र भी ऊंच नीच का कल टूट ही जाएगा, वो जाते जाते संविधान की मजबूत ढाल दे गया। इसी के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनीता कुलदीप को कि वो मंच पर आएं और महिला सशक्तिकरण के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का मौका मिला है, उसके लिए मैं कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ। साथियों, आज बाबा साहब की स्मृति में आयोजन रखा गया है और महिला सशक्तिकरण की चर्चा हो रही है, तो मैं उन्हीं के कहे एक कथन से शुरुआत करना चाहूँगी। उन्होंने ये कहा था कि किसी समाज की प्रगति को हम उस समाज की महिलाओं की प्रगति से नाप सकते हैं। उनका ऐसा मानना था कि एक सशक्त महिला न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज और पूरे देश को मजबूत बनाती है। लेकिन इस सशक्तिकरण के मायने क्या हैं? इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है महिलाओं को शिक्षित करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, उनको अपने निर्णय लेने के काबिल बनाना और समाज में सम्मान के साथ समानता से जीने का अधिकार देना है। और ये सिर्फ लैंगिक समानता की नहीं बल्कि एक विकसित राष्ट्र की अनिवार्यता है। पिछले कुछ सालों से हम महिला सशक्तिकरण के बारे में हर तरफ बहुत जोर शोर से सुन रहे हैं, हर तरफ फेमिनिज्म की चर्चा है। लेकिन क्या किसी ने कभी ये सोचा कि इस महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि इस समाज ने स्त्री को हमेशा हीन समझा है। स्त्री भी जन्म से एक इंसान ही होती है और देखा जाए तो सिर्फ शारीरिक संरचना के अलावा वो हर चीज़ में पुरुषों से कहीं ज़्यादा सशक्त होती है। चाहे आप उनकी रीजनिंग पावर देख लें या उनकी मेंटल स्ट्रेस टॉलरेंस देख लें या उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ देखें या उनकी मल्टीटास्किंग देखें, वो हर चीज़ में बेहतर हैं। लेकिन ये समाज स्त्री को फिर भी कमज़ोर समझता है। आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी योग्यता साबित ना की हो, चाहे एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स हो, चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, ब्यूरोक्रेसी से लेके बिजनेस तक, जुडिशरी से लेके पॉलिटिक्स तक, एविएशन से लेके एरोस्पेस तक, और यहाँ तक कि अब तो बॉर्डर पर भी मोर्चा संभालने लगी हैं। लेकिन ये समाज, या सच कहूँ तो पुरुष वर्ग, स्त्री को फिर भी हीन ही समझता है, उसे कमज़ोर ही समझता है और हमेशा से समझता आया है। उसकी भी एक वजह है मेल पैट्रियार्की, यानी कि पितृसत्तात्मक सोच, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत हर तरह के निर्णय लेने का अधिकार, हर चीज का नियंत्रण सिर्फ पुरुष के पास होता है। दरअसल औरत कमजोर होती ही नहीं है, उसे कमजोर बनाया जाता है। ये समाज कभी अपनी जरूरत तो कभी अपने ईगो की वजह से स्त्री को अपने हिसाब से ढालता है। उसके सोचने से लेकर उसके जीवन जीने तक के ढंग को पुरुष हमेशा से नियंत्रित करता आया है और आज भी करता रहता है। और कुछ पूछो तो जवाब क्या मिलता है कि समाज का यही नियम है, स्त्री पुरुष के लिए यही नियम बनाए गए हैं। भाई कौन से नियम, किसने बनाए हैं ये नियम? ये स्त्री और पुरुष का जो कार्य विभाजन है ये किसने किया है? क्या जाति और धर्म ये इंसान की बनाई चीजें नहीं हैं? है कि नहीं है? है। तो वैसे ही ये भी किसी इंसान ने ही बनाए होंगे, पर किसने? मैं यहाँ बैठी लड़कियों से और महिलाओं से ये पूछना चाहूँगी
कि क्या आप खुद को घर की चार दीवारी में कैद करना चाहेंगी? नहीं। क्या आप खुद पे बेहिसाब पाबंदियां लगाना चाहेंगी? नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये पुरुष प्रधान समाज के बनाए हुए पुरुषों के नियम हैं। इस समाज ने स्त्री के स्वतंत्र वजूद को ही सिरे से नकार दिया, इसलिए नारी सशक्तिकरण की शुरुआत हुई। और आज भी जब जब नारी सशक्तिकरण का सवाल उठता है तब तब सबसे पहले ये समाज ही कटघरे में खड़ा रहता है। आप सुनिए, मनुस्मृति के अध्याय 9 श्लोक 3 में ये लिखा है, ना स्त्री स्वतंत्रता में रहती, यानी कि स्त्री स्वतंत्रता के योग्य ही नहीं है। उसे बचपन में पिता के, जवानी में पति के और बुढ़ापे में बेटे के अधीन रहना चाहिए। उनको उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्या स्त्री कोई जानवर है या कोई वस्तु है? आखिर औरतों के प्रति इतनी कुंठित मानसिकता क्यों है? वजह पुरुषवादी विचारधारा। यहाँ मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि अब हम समाज को मेल पैट्रियार्की से फीमेल पैट्रियार्की में बदल दें। वो भी सही नहीं है, क्योंकि अगर समाज को स्वस्थ दिशा में आगे बढ़ना है तो स्त्री और पुरुष दोनों को निरपेक्ष रूप से एक साथ मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। और महिला सशक्तिकरण कोई नया मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि सदियों से कई समाज सुधारकों ने किसी न किसी रूप में महिलाओं की सामाजिक और व्यक्तिगत स्थिति को सुधारने के लिए बहुत काम किया है, बहुत संघर्ष किया है। जिसमें महिला उत्थान के जो पायोनियर माने जाते हैं राजा राम मोहन राय, उन्होंने 1829 में सबसे पहले महिला शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। और उनके साथ और उनके बाद भी न जाने कितने ही लोगों ने इस दिशा में काम किया है। पर दो सबसे महत्वपूर्ण ऐसे नाम हैं जो मेरे ख्याल से आप सबको पता होंगे और होने भी चाहिए। बताएंगे? कोई भी? महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने 18वीं शताब्दी में अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखाया और उनको शिक्षिका बनाया। वो भी उस जमाने में जब महिला शिक्षा एक पाप मानी जाती थी। और फिर उनके साथ में मिलकर 1848 में उन्होंने भारत का पहला गर्ल्स स्कूल खोला। और लोग इतने कट्टरपंथी थे कि जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, तो उन पर गोबर, पत्थर, कीचड़ तक उछालते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। और दूसरे बाबा साहब, जिन्होंने भारतीय महिलाओं को सामाजिक और लैंगिक समानता, शिक्षा और संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाकर उनके सशक्तिकरण में ऐतिहासिक योगदान दिया है। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसने महिलाओं के जीवन में अमूल्य भूमिका निभाई है। आज इस देश की हर महिला उनकी कर्जदार है। ये जितनी भी महिलाएं आज उच्च पदों पर विराजमान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की मेहरबानी है। ये जो मैं भी आज यहाँ खड़ी होकर बोल रही हूँ, वो भी बाबा साहब की बदौलत है। मैं भी उनकी ऋणी हूँ और ताउम्र रहूंगी, क्योंकि महिलाओं को जितने अधिकार बाबा साहब ने दिलाए, उतने उनको कोई धर्म, कोई संस्था नहीं दे सकती थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण की स्थिति क्या है? इन महान समाज सुधारकों ने जो संघर्ष किया, क्या वो सफल रहा? शायद नहीं, क्योंकि बेशक कुछ सामाजिक परिवर्तन सकारात्मक आए हैं, लेकिन उस हद तक नहीं जितनी उन लोगों ने कल्पना की होगी। आज भी देखा जाए तो महिलाओं ने हर जगह अपनी योग्यता साबित की है, लेकिन उनकी भागीदारी देखी जाए तो नगण्य है। 78 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक सिर्फ एक महिला प्रधानमंत्री, 2 महिला राष्ट्रपति और गिने चुने 5-6 स्टेट हैं जहां महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सशक्तिकरण हुआ है। आज भी चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। जागरूकता की कमी के चलते आज भी कई महिलाएं संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद अपने अधिकारों से वंचित हैं। आज भी गांवों से लेकर शहरों तक
महिलाएं लैंगिक भेदभाव, दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा जैसी चीज़ों का शिकार हो रही हैं। आज भी कई महिलाएं ग्रामीण और शहरी इलाकों में शिक्षा से वंचित हैं। आज भी इस देश में हर दिन कोई ना कोई लड़की, कोई ना कोई महिला जेंडर बेस्ड क्राइम का शिकार होती रहती है। और सरकारी नौकरी को अगर छोड़ दिया जाए तो पुरुषों से कम वेतन मिलना, उनसे कम अवसर मिलना, ये आज भी समस्या है। कारण क्या है? शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है और वो रूढ़िवादी सोच जो आज भी महिलाओं को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती है। आप देखिए कि लैंगिक भेदभाव को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जैसे एक मजदूर आदमी और औरत, हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो दोनों मजदूरी पे जाते हैं, दोनों एक जैसा काम करेंगे, ईंट उठाएंगे, पत्थर उठाएंगे, जो भी है बराबर जैसे घंटों के लिए काम करेंगे। लेकिन अब शारीरिक रूप से वैसे आदमी ज़्यादा ताकतवर है तो उसके लिए तो ये काम कंपैरेटिवली इजी हुआ ना, पर ऊपर से वो बीच में 5 बार गुटखा भी खाएगा, 10 बार बीड़ी भी पिएगा, तो काम और काम करेगा, लेकिन वेतन किसको कम मिलेगा? औरत को। क्यों? क्योंकि वो औरत है। अब ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? फिर उसके अलावा घर जाने के बाद भी वो मजबूत आदमी आराम फरमाता है और औरत का काम वहां भी खत्म नहीं होता। ऊपर से कहीं कहीं तो शराबी पति की मार और खानी पड़ती है। ये भेदभाव नहीं है, ये अन्याय नहीं है। मतलब इसका ये हुआ कि औरत को आराम करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो मशीन है। नहीं। और आप देखिए कि कुछ माँ बाप अपनी बेटियों को आज भी कहीं अंधविश्वास के चलते, कहीं जागरूकता की कमी के चलते या कहीं आर्थिक परिस्थितियों के चलते पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनको पढ़ा के करना क्या है, इनको जाना तो वैसे भी दूसरे घर ही हैं, तो हम क्यों पैसे खर्च करें। जितने पैसे हम इनकी शिक्षा पे खर्च करेंगे उतने में तो हम इनकी शादी ही कर देंगे। होता है कि नहीं होता? और अगर मान लो कहीं लड़की की किस्मत अच्छी हुई, वो ऐसे घर में पैदा हो गई जिसकी आर्थिक और मानसिक स्थिति दोनों अच्छी हुई, तो वो उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खूब अच्छा काबिल बना देंगे उसको। लेकिन फिर क्या होगा? शादी होगी और वहाँ जाएंगे तो फिर पति या सास ससुर कहेंगे, अरे भाई हमारा तो बेटा ही इतना कमा रहा है, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। मतलब लड़की ने, उसके घर वालों ने जो इतने साल मेहनत की, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सब एक झटके में खत्म। ये क्या वजह हुई? भाई माना कि आज भी नौकरी करने की सबसे बड़ी वजह रोजी रोटी कमाना ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेट भरने के लिए ही नौकरी की जाए। अगर ऐसा होता तो फिर ये जो ज़करबर्ग है, इलोन मस्क है, बिल गेट्स या अंबानी है, ये क्यों काम कर रहे हैं? इनके पास तो इतना पैसा है ना कि इनकी 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खा सकती हैं। उनको तो सब छोड़ छाड़ के आराम से लेट जाना चाहिए, लेकिन नहीं। हमारे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में शिक्षा को नंबरों से और नौकरी को पैसों से तोला जाता है। अगर कोई महिला या कोई भी इंसान फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होते हुए भी काम करना चाहते हैं तो वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको अपनी अलग पहचान बनानी होती है, जो उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है और वो उनको मानसिक संतुष्टि देता है। तो ऐसे में किसी को क्यों रोका जाए? पर रोका जाता है क्योंकि उसकी वजह है। इस समाज में कई लोगों के दिमाग में आज भी ये बात हमेशा रहती है कि औरत आर्थिक रूप से अगर स्वतंत्र हो गई तो वो अपना शोषण नहीं होने देगी, वो गलत का विरोध करना सीख जाएगी, इसलिए उनको रोका जाता है। आज जब महिलाएं ये आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होके कुछ इस चीज़ों का विरोध करने लगी हैं तो पता है ये समाज उनको क्या कह के दबाने की कोशिश करता है कि 4 किताबें क्या पढ़ ली, ये स्त्री होने की मर्यादा भूल गई है। कौन सी मर्यादा? क्या मर्यादाओं का ठेका सिर्फ औरतों के लिए ही है? इस समाज में आज भी पुरुषों को महत्वाकांक्षी होने का हक है, लेकिन महत्वाकांक्षी औरतों को आज भी बुरी औरत ही कहा जाता है।
हर तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, पर कितनी बेटियां बच पा रही हैं, कितनी बेटियां पढ़ पा रही हैं, वो हम सबको पता है। हम हर तरफ शिक्षा के ऊपर जोर दे रहे हैं, पर असलियत ये है कि आज भी कई लड़कियों का स्कूल में एडमिशन तक नहीं हो पाता, और जिनका होता है उनका ड्रॉप आउट रेट आज भी बहुत ज़्यादा है। और वजह क्या है? कहीं बाल विवाह कम उम्र में स्कूल छुड़वा देता है, और कहीं कामकाजी महिलाएं शादी के बाद घरेलू जिम्मेदारियों के चलते घर बैठ जाती हैं, जबकि उनको परिवार का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिले तो वो कर सकती हैं, पर नहीं, क्योंकि हम उस समाज में रहते हैं जहां औरतों से ये उम्मीद की जाती है कि तुम नौकरी क्या, अगर तुम चांद पर भी जाना चाहो तो बेशक जाओ, पर उससे पहले सबके लिए 4 रोटी तो सेक कर ही जाओ। और गजब की बात क्या है, वो भी कर देती हैं, पर उसकी भी कोई कद्र नहीं है, उसकी भी कोई वैल्यू ही नहीं है। एक और चीज देखिए आप कि महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तुलना में कम वेतन और कम सुविधाएं मिलती थी। उनको खेलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए अच्छी पिच और अच्छा कोच तक नहीं मिलता था, और जब वो उसकी मांग करती थी तो उल्टा उनका मजाक उड़ाया जाता था। क्या ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि नहीं? कम से कम महिलाओं को इसका जवाब देना चाहिए। और फिल्म इंडस्ट्री देखें, वहाँ पे तो शायद सबसे ज़्यादा खुले विचारों के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ भी महिला और पुरुष कलाकारों के वेतन में ज़मीन आसमान का फर्क है। वहाँ भी महिलाओं का संघर्ष कहीं ज़्यादा है। क्या ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? है, बिल्कुल है। मतलब सिर्फ जेंडर के बेसिस पे किसी को उसके बेसिक राइट्स देने से मना कर देना, या उनको कमज़ोर समझना, या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देना, इट्स अ टोटली एब्सर्ड कंसेप्ट एंड शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। और देखिए कि पुरुष ही बेहतर हो सकते हैं, पुरुष ही काबिल हो सकता है। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैं कुछ दिन पहले मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे थंबनेल में इंदिरा गांधी जी का फोटो दिखा एक शॉर्ट्स पे, तो मैंने खोला। वो उनके एक इंटरव्यू की क्लिप थी जिसमें उनसे एक विदेशी पत्रकार ये सवाल कर रहा था कि आपको अपने कैबिनेट की एकमात्र मर्द कहा जाता है, आपको ये सुनकर कैसा लगता है? तो उनका जवाब था कि मुझे ये इंसल्ट लगता है, मैं एक औरत हूँ, मुझे क्यों अच्छा लगेगा अगर कोई मुझे मर्द कह के बुलाएगा। तो इसके पीछे सोच यही है कि इस समाज को एक औरत की काबिलियत को एक्सेप्ट करने में आज भी बहुत बुरा लगता है। उसको काबिल औरत कहने के बजाय उसको पुरुष से कंपेयर किया जा रहा है और उसको पुरुष कह के बुलाया जा रहा है। और आज भी अगर आप देखें तो आपको अपने आसपास ही इतने कई महानुभाव मिल जाएंगे जिनको महिलाओं की काबिलियत एक्सेप्ट करने में, उनको सम्मान देने में बड़ा ईगो हर्ट होता है। उनको लगता है कि मैं महिलाओं को सम्मान दूंगा तो मेरी तो नाक नीची हो जाएगी। ऐसे लोग क्या सशक्तिकरण करेंगे महिलाओं का? ऐसे लोगों का तो सशक्तिकरण के बारे में बात करना भी हास्यास्पद और पाखंड लगता है। आज भी इस देश में कई घरों में लड़का और लड़की की परवरिश में फर्क होता है, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि यहाँ बैठी हर लड़की ने, हर महिला ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस भेदभाव को महसूस जरूर किया होगा। आप देखिए कि लड़कियों को आज भी उनके रहन सहन से लेकर उनके हंसने बोलने, उनके उठने बैठने जैसी छोटी छोटी चीज़ों पर भी टोका जाता है, जबकि लड़कों को नहीं टोका जाता, चाहे वो जंगलियों जैसे ही क्यों ना रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी लड़की 10-12 साल की हुई नहीं कि उसके ऊपर घर का काम सीखने का प्रेशर आ जाता है, क्योंकि कल को ससुराल जाना है। भाई जिस उम्र में बच्चे की शिक्षा, उसका बौद्धिक और उसका मानसिक विकास पे ध्यान दिया जाना चाहिए, उस उम्र में हम लड़की को घर का काम सिखाते हैं।
क्या वो काम बड़े होने के बाद नहीं सिखाया जा सकता? क्या इतना ज़रूरी, इतना सुपर स्किल्ड वर्क है कि उसको बचपन से ही सिखाया जाए? और अगर कहीं मान लो किसी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है तो वहाँ एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ लड़कियों का होता है। चाहे वो पढ़ने में कितनी अच्छी हो, लड़के को पढ़ाया जाएगा, लड़की को घर बिठाया जाएगा। क्यों? बुढ़ापे का सहारा है, वंश बढ़ाएगा। और ये और कि भले ही उसका पढ़ने में धेले जितना भी मन ना हो, और वो चाहे पढ़ लिख के बड़ा होके तुमको लात मार के क्यों ना चला जाए, आज भी लड़कियों को अपनी पसंद का करियर और अपनी पसंद का जीवन साथी तक चुनने का अधिकार नहीं है। लड़कियों की अगर अपनी पसंद की शादी कर ली तो ऑनर किलिंग हो जाती है इस देश में, क्योंकि उससे घर की इज्जत पर कलंक लग जाता है। जबकि लड़का अगर बाहर किसी लड़की की इज्जत भी भंग करके आ जाए तो उनकी घर की इज्जत पर छींटा तक नहीं उछलता। लड़कियों को डिसीजन मेकिंग सिखाई ही नहीं जाती। आज भी गांवों से लेकर शहरों तक कई घरों में घर की बेटियों से, बहुओं से और पत्नियों से घर के किसी भी महत्वपूर्ण मसले पर कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई राय नहीं ली जाती। उनके प्रति रवैया ऐसा होता है, अरे लेडीजन को क्या पता, इनसे क्या ही पूछना। देखो क्योंकि इस समाज में महिलाओं की और लड़कियों की भूमिका को सिर्फ और सिर्फ घर के काम से जोड़कर देखा जाता है। भाई माना कि कुछ पता ना हो या हो सकता है कि कम पता हो, पर सिखाया तो जा सकता है ना। नहीं, वो हम चाहते ही नहीं हैं। बल्कि आपने कई आदमियों को तो ये भी कहते सुना होगा कि कर दी ना लेडीजों जैसी बात। मतलब क्या है इस बात का? मतलब जो औरत तुम्हारे घर की हर चीज का, तुम्हारे घर के हर सदस्य की हर जरूरत का ध्यान रख सकती है, उसके लिए ये लोग कहते हैं इनसे क्या ही पूछना, इनको क्या ही पता। किसी को हीन समझने की भी कोई हद होती है। मतलब आप देखिए कि जैसे आजकल SC ST वालों के नंबर जनरल वालों से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन वो अपने ईगो में इतने डूबे हैं कि फिर भी यही कहेंगे अरे ये रिजर्वेशन वाला कमज़ोर स्टूडेंट है, इसके बस की बात नहीं है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है। और दुख की बात क्या है कि ये सिर्फ गाँव की या कम पढ़े लिखे लोगों की कहानी नहीं है। अच्छे पढ़े लिखे शहरी पुरुषों की भी अक्सर ऐसी ही मानसिकता देखने को मिलती है। चुनौतियां बहुत हैं। सशक्तिकरण के रास्ता इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि अगर हमें सशक्तिकरण करना है तो सबसे पहले हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। हमें गांवों, कस्बों और शहरों हर जगह शिक्षा की जागरूकता बढ़ानी होगी। हमें शिक्षा का महत्व खुद समझना और समझाना होगा, क्योंकि शिक्षा से महिलाओं का बौद्धिक विकास होगा और उससे वो रूढ़िवादी सोच को चुनौती दे सकती हैं। उससे उनका आत्मविश्वास और उनका समाज में सम्मान बढ़ेगा। और आर्थिक रूप से अगर महिलाएं स्वतंत्र होंगी तो उनका शोषण कम होगा। और सबसे अहम बात क्या है कि जब तक ये समाज महिलाओं के प्रति अपनी सोच नहीं बदलेगा, बचपन से ही सिखाना होगा घर और बाहर की औरतों की इज्जत करना। हमें उनको ये सिखाना ही होगा कि स्त्री का भी एक स्वतंत्र वजूद होता है, उसके भी अपने सपने होते हैं, उसका अपना अधिकार होता है। वो सिर्फ किसी की सेवा करने के लिए पैदा नहीं होती है। हमें अपनी बेटियों को बचपन से ही सही गलत का फर्क करना, उनको अपने निर्णय खुद लेना सिखाना होगा। समाज क्या कहेगा इस डर से अपनी बेटियों के हौसलों के पंख ना काटे, उनको मजबूत और स्वतंत्र व्यक्तित्व बनकर उभरने दें। आप अपनी मानसिकता बदलेंगे तो आपकी अगली पीढ़ी की बदलेगी, और ऐसे ही धीरे धीरे समाज बदलेगा। रातों रात कुछ नहीं बदलने वाला। और मैं महिलाओं से भी ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ पढ़ाई ना करें, शिक्षित बने। क्योंकि पढ़ाई का मतलब है कि आप सिर्फ लिखने और पढ़ने में सक्षम हैं, पर शिक्षित होने का मतलब है आपको हर चीज़ का सही और गलत पहलू मालूम है और आपको गलत का विरोध करने की हिम्मत है आप में। और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने, अपनी बेटियों को भी बनाएं।
अगर कभी कुछ गलत दिखे तो चुप रहकर सहने की बजाय उसका विरोध करना सीखें। और सबसे ज़रूरी बात, एक दूसरे को सपोर्ट करना, मोटिवेट करना सीखें, ना कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करें। और ये जो आपसी जलन और ईर्ष्या है, इससे ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करना सीखें, एकजुट होकर रहना सीखें। एकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और एक और ज़रूरी बात, ये मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पाखंडवाद, इन सब से खुद को आज़ाद करें और एक प्रैक्टिकल और साइंटिफिक सोच रखना सीखें। तभी महिला सशक्तिकरण सही अर्थों में कामयाब होगा। खैर, ये ऐसा टॉपिक है जिस पे घंटों बोला जा सकता है, लेकिन मैं अपने शब्दों को यही विराम देते हुए बस अंत में यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जिस सामाजिक समानता की बात की थी, वो सिर्फ जातिगत या धार्मिक समानता की बात नहीं थी। उनका मकसद लैंगिक भेदभाव को मिटाना भी था। और महिला सशक्तिकरण का मतलब पुरुषों के खिलाफ होना नहीं है, बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों का एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना है, ताकि एक सुदृढ़ और विकसित राष्ट्र का निर्माण हो सके। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कहा आपने, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि सब मिलकर महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें और उनको प्रोत्साहित करें। विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। यानी अगर संकल्प कर लिया जाए तो मंजिल को पाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अब समय है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज का, जो बाबा साहेब के जीवन पर आधारित है। और इस क्विज को आयोजित करने के लिए मैं बुला रही हूँ डॉक्टर आशीष और डॉक्टर निशा को। तो प्लीज मंच पर आएं। आदरणीय वक्तागण और मेरे प्रिय साथियों, आज का दिन सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं है, यह एक अवसर है उस महान व्यक्तित्व को समझने का जिनकी सोच और संघर्ष ने भारत की आत्मा को एक नई दिशा दी। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की, एक ऐसे विजनरी लीडर जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेकर भी इतिहास को अपने विचारों से आकार दिया। लेकिन आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम सच में बाबा साहेब को जानते हैं या हम सिर्फ उनके नाम और कुछ सामान्य तथ्यों तक ही सीमित हैं? क्या आप जानते हैं डॉक्टर आम्बेडकर बचपन में स्कूल में पानी तक छू नहीं सकते थे, उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति पानी पिलाता था, फिर भी उसी बच्चे ने आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखा। उन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की और अर्थशास्त्र में गहरी विशेषज्ञता हासिल की। डॉक्टर अंबेडकर लगभग 9 भाषाएं जानते थे और उनकी निजी लाइब्रेरी में हजारों किताबें थीं, जो उनके ज्ञान के प्रति जुनून को दर्शाती है। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए मजबूती से आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि सिद्धांतों से समझौता ना करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साथियों, यह सिर्फ उपलब्धियाँ नहीं है, यह एक विचारधारा है, एक ऐसा संदेश है जो हमें सिखाता है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार है। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज का यह क्विज आयोजित किया गया है। यह सिर्फ सही या गलत जवाब देने का मंच नहीं है, यह एक इंटेलेक्चुअल जर्नी है, जहां आप जानेंगे उनके जीवन के अनसुने पहलू, उनके संघर्ष और उनके विचारों की गहराइयाँ। तो तैयार हो जाइए अपनी नॉलेज को चैलेंज करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए और एक महान व्यक्तित्व को नए दृष्टिकोण से जानने के लिए। आइए पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ हम शुरुआत करते हैं अंबेडकर क्विज चैलेंज की। प्रश्न 1, और ये सभी क्वेश्चन अंबेडकर कोर टीम कमेटी जो है उसके लिए नहीं है, उसके अलावा और सब लोग आंसर दे सकते हैं।
हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा ना, तो आराम से जवाब दो। अमेरिकी नेता और विचारक से इक्वलिटी और डेमोक्रेसी के आधुनिक विचारों की लिंकन, जो अमेरिका के बहुत बड़े राजनीतिक और डेमोक्रेटिक विचारक हुए थे, उनसे लीजिए। नहीं, ये गलत जवाब है। अगला सवाल, अंबेडकर ने किस नदी परियोजना को भारत के औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना था? भागड़ा नागल परियोजना। गलत जवाब। डॉक्टर अंबेडकर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किस पद पर कार्य किया था? कोई मेरे प्रिय साथी जवाब देना चाहेंगे? लेबर मिनिस्टर। लेबर मिनिस्टर। लेबर मेंबर, सही जवाब। पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष में की थी? इसका जवाब है 1942। कागज और कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। प्रश्न 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पहली प्रकाशित शोध रचना किस विषय पर लिखी थी? का जवाब है प्राचीन भारतीय वाणिज्य, एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के मार्गदर्शन में अध्ययन किया था? इसका जवाब है एडविन R.A. सेलिगमैन। प्रश्न 7, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करते समय किस देश के संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की प्रेरणा ली थी? दिए गए थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है ये सारे। तो किस तरह से कौन सा ऐसा समाचार पत्र शुरू किया था जिसका अर्थ होता है वह नेता जिसके पास कोई नेता नहीं? सॉरी मूक नायक। सही जवाब। जोरदार तालियां डॉक्टर सुनील जी के लिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस ऐतिहासिक आंदोलन में सार्वजनिक जल स्रोत से पानी पीकर सामाजिक समानता का संदेश दिया था? महाड़ आंदोलन। सही जवाब। नाम? आपका नाम? प्रीशा बागोतिया। जोरदार तालियां प्रीशा के लिए। अगला क्वेश्चन, स्लाइड हट गई है। स्लाइड अरे आपकी स्लाइड ये है ना। अगला सवाल, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन का अंतिम महान ग्रंथ कौन सा लिखा था जो उनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ था? बुद्ध और उनका धर्म। सही जवाब। इसके लिए नेहरू जी से फंडिंग मांगी थी उस टाइम, लेकिन उन्होंने अवेल नहीं कराया, तो लेटर ऑन पब्लिश हुआ था। जोरदार तालियां इनके लिए। द बुद्धा एंड हिज धम्म। प्रश्न 11, डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कब बने थे? उनतीस अगस्त 1947। यस। 29 अगस्त 1947।
47 नहीं, डेट 29 अगस्त। सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? आर्टिकल 32। सही जवाब। आप ये मत समझ लेना कि इन्होंने पेपर चुराया है, ये पढ़ के आए हैं तब बार बार सही जवाब दे रहे हैं। इन्होंने पढ़ा है अंबेडकर को। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने किस विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस डीएससी की उपलब्धि प्राप्त की थी? लंदन यूनिवर्सिटी। वेरी गुड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अगला सवाल, बाबा साहब ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक हु वर द शूद्रास किसे समर्पित की थी? समय बीता जा रहा है दोस्तों। अंबेडकर का मूल उपनाम क्या था? अच्छा, नहीं, हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गलत जवाब। सतपाल। आपका नाम? जीनल। जोरदार तालियां जिनल के लिए। पढ़ने की जरूरत है बाबा साहब को थोड़ा और गहराई में। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हम सिर्फ कुछ तथ्यों के बारे में ही जानते हैं, तो उम्मीद है अगले साल आप लोग अच्छे से तैयारी करके आएंगे। अंत में मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, आइए हम केवल बाबा साहब को न सिर्फ याद करें बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशीष और डॉक्टर निशा का कि उन्होंने बाबा साहेब के उन अनछुए पहलुओं के बारे में हमें जानकारी दी जिनके बारे में हम में से काफ़ी लोगों को पता नहीं था। अब मैं एक छोटी सी कविता के लिए बुलाना चाहती हूँ भाविक को। When I am here to speak some lines on Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar is known as Baba Saheb, is one of the most influential figure of Indian history. He is considered the father of the Indian Constitution of India because he made the Indian Constitution, which is the largest constitution of India, of the world. He was a social reformer, an economist, and a champion of the Dalit cause. His full name was Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. He was born on 14th April 1891 in Mao village in Madhya Pradesh. His father's name was Mr. Ramji Sakpal and his mother's name was Mrs. Bhimabai. He was the first person who got 32 degrees of the world. He learned different languages of the world. We must follow his path to become like him. Jai Bhim, thank you. जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान इंसान को, कहते हैं बाबा साहेब अंबेडकर जिनको। इसी के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी अगली अतिथि वक्ता नमिता सोलंकी जी को। नमिता जी हमारे बीच जयपुर से पधारी हैं। आप शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं, साथ ही आप डोमा परिसंघ
डोमा परिसंघ दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासियों का संगठन है। आप इसकी राजस्थान की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्षा हैं, तो आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।